नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज दिल्ली में होगी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की द्विपक्षीय बैठक। कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज जुटेंगे नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन पर होगी चर्चा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की पेशी। लैंड फॉर जॉब घोटाले केस में पहली बार आया तेज प्रताप का नाम। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट के पास चीनी कर्मचारियों के काफिले पर हमला। 2 नागरिकों की मौत। चीन ने पाकिस्तान से कहा हमले की पूरी जांच करे। इजरायल हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तेज। बेरूत में अपने ठिकानों पर हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने इजरायल के हाइफा शहर पर गिराए रॉकेट। 10 लोग घायल। अब खबरें विस्तार से। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू भारत दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। मोहम्मद मुइज़ू का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक राजकीय स्वागत होगा। इसके पश्चात वे राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आपको बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते का होगा आदान प्रदान। मोहम्मद मुइज़ू आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी औपचारिक मुलाकात करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के साथ उनकी पत्नी और मालदीव की प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद भी भारत यात्रा पर हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नक्सल से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। साथ ही नक्सल से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने में राज्यों का सहयोग कर रहे केंद्रीय मंत्रालयों के 5 केंद्रीय मंत्री और उच्च अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है। केंद्र सरकार नक्सल से प्रभावित सभी राज्यों को इस समस्या से निपटने के हर संभव सहायता दे रही है। अमित शाह ने नक्सल से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस तरह की पिछली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता 6 अक्टूबर 2023 को की थी। उस बैठक में गृह मंत्री ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए थे। मोदी सरकार की रणनीति से वर्ष 2010 के मुकाबले 2023 में हिंसा में 72% और मृत्यु में 86% कमी आई है। इस वर्ष अब तक 202 नक्सली मारे गए हैं और 2024 की शुरुआती 9 महीने में 723 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सल से प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 14,400 किलोमीटर सड़क निर्माण हो चुका है और करीब 6,000 मोबाइल टावर भी लगाए जा चुके हैं। चेन्नई के मरीना बीच पर आयोजित वायुसेना के एयर शो के दौरान कल स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही पर भाजपा ने कड़ी आलोचना की है। उचित प्रबंध न होने के कारण 5 लोगों की हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने मुख्यमंत्री स्टालिन और डीएमके सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि घटना का एकमात्र कारण डीएमके सरकार द्वारा जनता की सुरक्षा के प्रति लापरवाही है। के अन्नामलाई ने राज्य सरकार पर बुनियादी सुविधाएं और पर्याप्त परिवहन व्यवस्था उपलब्ध न कराने का आरोप भी लगाया है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब केस में पेशी है। इनके साथ अन्य आरोपियों अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह और किरण देवी को भी आज कोर्ट में
तलब किया गया है। दरअसल ईडी ने इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है, जिसमें पहली बार तेज प्रताप यादव को आरोपी बनाया गया है। जमीन के बदले नौकरी का ये मामला देश के बहुचर्चित मामलों में से एक है, जिसमें लालू परिवार के ज्यादातर सदस्य आरोपी हैं। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए लोगों से जमीन लेकर गलत तरीके से उन्हें रेलवे में नौकरी दिलाई। दिल्ली की एक कोर्ट में आज राज्य की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई होनी है। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। 28 मई को कोर्ट ने इस मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था। इस मामले में मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 जुलाई को आतिशी को 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत भी दे दी थी। बीजेपी नेता ने याचिका में कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया है कि वे करोड़ों रुपए लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं। साथ ही बीजेपी का ये भी आरोप है कि आतिशी दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में अपना नाम आने के बाद से ऐसी बात कर लोगों का ध्यान घोटाले से हटाना चाहती हैं। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स के प्रदर्शन के समर्थन में दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर्स 9 अक्टूबर शाम 6 बजे जेएलएन ऑडिटोरियम से कैंडल मार्च निकालेंगे। आरडीए एम्स पश्चिम बंगाल के रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ एकजुटता में खड़ा है। पश्चिम बंगाल के रेजिडेंट डॉक्टर अभया के लिए न्याय की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। एम्स के आरडीए ने कहा है कि हम इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए त्वरित और निर्णायक कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। मंगलवार का दिन यानी कि कल का दिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। कल दोनों राज्यों में मतों की गिनती होगी। सुचारू मतगणना के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां लगभग 67% मतदान हुआ है। राज्य की सभी 90 सीटों के लिए शनिवार को वोट डाले गए थे। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा की बात करें तो यहां 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुए हैं। राज्य में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान हुए। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए विधानसभा चुनावों में लगभग 63% मतदान हुआ है। दोनों ही राज्यों में ईवीएम को विभिन्न जिलों में के स्ट्रॉन्ग रूम्स में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। कराची में हुए आतंकवादी हमले में 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई है और 1 घायल हो गया है। साथ ही कई पाकिस्तानी नागरिक भी घायल हो गए हैं। यह आतंकवादी हमला कराची में हवाई अड्डे के पास चीनी कर्मचारियों के काफिले पर हुआ है। ये पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी हैं। पाकिस्तान स्थित चीनी दूतावास ने इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। चीन ने अनुरोध किया है कि पाकिस्तानी अधिकारी हमले की अच्छे से जांच करें, अपराधियों को कड़ी सजा दें और पाकिस्तान में चीनी नागरिकों, संस्थानों और परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। साथ ही दूतावास ने हमले के मृतक और घायलों के परिजनों के प्रति सहानुभूति भी जताई है। इजराइल पर 180 से अधिक मिसाइलों से हमले के बाद से ईरान में हलचल काफी तेज हो गई है। इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला बोल सकता है। वहीं ईरान ने रविवार देर रात सभी फ्लाइट्स को रद्द करने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। सुरक्षा का जायजा लेने के बाद ईरान में उड़ान प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। ईरान के नागरिक उड्डयन संगठन के प्रवक्ता ने पहले रविवार रात 9 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक ईरान के सभी एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द करने की जानकारी दी थी। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर को हमले के बाद से ईरान में उड़ानों को रद्द करने का सिलसिला जारी है। इस बीच इजराइल ने भी हमास के हमले की बरसी पर अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा में हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स गिराए हैं। इस हमले में करीब 10 लोगों के घायल होने की खबर है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने हाइफा के दक्षिणी इलाके में एक सैन्य अड्डे को मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया। वहीं हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने हाइफा के दक्षिणी इलाके में एक सैन्य अड्डे को फादी 1 मिसाइलों से निशाना बनाया। हाइफा क्षेत्र की ओर से दागे गए रॉकेट्स के सिलसिले में इजराइल पुलिस की तरफ से जारी किए गए बयान में ये कहा गया है कि अधिकारी और पुलिस बम निरोधक एक्सपर्ट्स कई जगहों पर जाकर रॉकेट से मिलने वाले मलबे की जांच कर रहे हैं और कुछ इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है, जिसमें मामूली चोटें आने की खबरें हैं।
इससे पहले इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हमले को और तेज किया है। पूरे बैरूत में रात भर गोलीबारी चली। इजरायली सेना ने कहा कि लड़ाकू विमानों ने बैरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय और हथियार भंडारण सुविधाओं से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। साथ ही ये भी कहा कि हमले में दक्षिणी लेबनान और बेका क्षेत्र में हिजबुल्लाह को भी निशाना बनाया गया। कल इजरायल ने गजा पर हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए और 93 लोग घायल हो गए। और आइए अब बात कर लेते हैं शारदीय नवरात्र की, आदि शक्ति की आराधना की। शारदीय नवरात्र का महापर्व देश भर में मनाया जा रहा है। आज 5वां दिन है। मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देखिए डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति। जी हाँ, आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना और आराधना की जाती है। कैसे करते हैं माँ की आराधना और क्या कुछ भोग और प्रसाद में आपको चढ़ाना चाहिए, आइए जानते हैं। सिंहासन गता नित्यम पद्माशीत करद्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान स्कंद की मां होने के कारण मां दुर्गा के स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माता स्कंद की गोद में भगवान कार्तिकेय अर्थात स्कंद भगवान बैठे हैं और स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से दाहिनी तरफ के ऊपर वाली भुजा से 6 शीशों वाले भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ के नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें कमल का पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा आशीर्वाद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल का पुष्प है। माँ को जो भी आप प्रेम और श्रद्धा से अर्पित करते हैं, माँ उसको ग्रहण करती है। मान्यता है कि स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं सबसे ज्यादा प्रिय हैं, इसलिए उनके भोग में पीले फल और पीली मिठाई अर्पित की जाती है एवं धूप और दीप से माँ की आरती की जाती है। माँ दुर्गा के 9 शक्ति रूपों में से 5वां रूप माँ स्कंद माता ज्ञान, इच्छा, शक्ति और कर्म का प्रतीक मानी जाती हैं। देश भर में माता के इस महापर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। प्रातः काल होते ही भक्तगण घरों में, पंडालों में, मंदिरों में माता की पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं। आज 5वां दिन हो गया है, माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। तो आप भी जाइए और माँ का नाम लीजिए, माँ का मंत्र जपिए और माँ से अपना मनचाहा वर पाइए। कैमरा पर्सन जगदेव के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है। देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम जोरों पर है। जगह जगह मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना चल रही है। इस मौके पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में आज मां के 5वें स्वरूप देवी स्कंद माता की पूजा आराधना की गई। मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। नवरात्र के दौरान माता के भक्त देश विदेश के अलग अलग कोनों से वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी धाम इस बार शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर स्वर्ग सा दिखाई दे रहा है।
कटरा में मौजूद डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत के दौरान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने कहा कि इस बार पूरे नवरात्र में माता वैष्णो देवी धाम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की ये यात्रा बेहद खास है। हमारे साथ बात करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग जी हैं। सर, एक बड़ी उम्मीद से माँ के दरबार में भक्त आता है दर्शन करने के लिए, और जब नवरात्रि हो तो एक विशेष मौका होता है माँ के दरबार में जाकर अपनी बात को रखने का। क्या खास तैयारियाँ हैं? देखिए, जैसा आपने फरमाया कि लाखों की तादाद में लोग आते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए, ख़ास करके नवरात्रि के इस पावन अवसर पर, और बोर्ड की तरफ से भी काफ़ी पुख्ता इंतज़ामात हर साल रहते हैं, चाहे वो चैत्र नवरात्रि और या शारदीय नवरात्रि हो। और हमें उम्मीद भी रहती है कि लाखों की तादाद में क्योंकि लोग आएंगे, तो चाहे वो पंजीकरण की बात हो, क्राउड मैनेजमेंट की बात हो, व्यवस्था की बात हो, यात्री सुविधाओं की बात हो, सभी के ऊपर बोर्ड का विशेष ध्यान रहता है। और इस साल रेलवे स्टेशन पर एक डेडिकेटेड यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर की स्थापना की गई है। एक एवरेज अगर हम बात करें तो माता वैष्णो देवी के दरबार में एक एवरेज क्या संख्या रहती है, और नवरात्रों में वो संख्या कितनी इंक्रीज होती है? सर, देखिए, अगर हम सालाना एवरेज की बात करें तो पिछले साल सन 2023 में 95 लाख से ज़्यादा यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए, तो तकरीबन 26,000 का इसको हम एवरेज में अगर कन्वर्ट करें तो रहता है। लेकिन अगर मैं लीन और पीक सीज़न की बात करें तो नवरात्रि के दिनों में 50,000 60,000 तक भी श्रद्धालु जो हैं वो कटरा पहुँचते हैं, और लीन सीज़नों में 10,000 का आंकड़ा भी रह जाता है। और कोशिश रहती है कि नवरात्रि के दिन हम विशेष इंतजामात रखें, क्योंकि इन 9 या 10 दिनों के अंदर तकरीबन 3.5-4 लाख श्रद्धालु भी माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। जो श्राइन बोर्ड ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, और खासकर दिव्यांगों को लेकर या किसी और लोगों को लेकर, वो किस तरह के इनिशिएटिव रहे हैं? सर, देखिए, पिछले 2-2.5 साल की हम बात करें तो बोर्ड के द्वारा भवन पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पे काफ़ी कार्य हुए हैं। माननीय उपराज्यपाल द्वारा पिछले साल भवन पर दुर्गा भवन का उद्घाटन किया गया, जिससे तकरीबन 3,000 अतिरिक्त श्रद्धालु जो हैं हर रोज़ भवन पर विश्राम कर पा रहे हैं, रुक पा रहे हैं। एक नए वैष्णवी भवन का निर्माण कार्य जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में कुछ दिनों में एक नई यज्ञशाला का उद्घाटन किया गया है, ताकि हवन की जो फैसिलिटी है वो सभी श्रद्धालुओं को हर रोज़ उपलब्ध हो पा रही है। एक रोपवे जो कटरा से और भवन तक का काम प्रस्तावित था, उसमें कितनी गति आई है और वो कब तक प्रारंभ होने की बात है? देखिए, बोर्ड की तरफ से ये कुछ 1.5 साल पहले ये निर्णय लिया गया था कि जो हमारे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, दिव्यांग हैं, मेडिकली अनफिट लोग हैं, जो शायद ये 14 किलोमीटर या 13 किलोमीटर का ट्रैक नहीं कर पाते हैं, उनकी सुविधा के लिए व्यवस्था लाई जाए रोपवे की, ताकि सभी लोग सरल तरीके से भवन पहुंच सकें और माता रानी के दर्शन कर सकें। और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए रोपवे प्रोजेक्ट की पूरी प्रक्रिया राइट्स जो हमारी PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर, उसके द्वारा इस प्रोजेक्ट को आगे अंजाम दिया जा रहा है। ये थे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि लगातार एक सतत प्रयास से जो भी देश विदेश से यात्री माँ के दरबार में आते हैं, उनको सुविधा युक्त यात्रा मिले और माँ के सुगम दर्शन प्राप्त हो, उसको लेके श्राइन बोर्ड लगातार काम कर रहा है। और खासकर जब बात हो नवरात्रि की, तो उसको लेके भी विशेष सुविधाओं का यहाँ पे उन्होंने प्रबंध किया है। साथ में इनकी अपील यात्रियों से कि वो सुरक्षित यात्रा के लिए जो इनकी तरफ से गाइडलाइन दी गई है, उसका भी खास ख्याल रखें। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़, कटरा, जम्मू। शारदीय नवरात्र के रंग में पूरा देश इस समय रंगा हुआ है। हर जगह आदि शक्ति का पूजन उत्सव चल रहा है। इस कड़ी में पंजाब के जीरकपुर में महिला सशक्तिकरण का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। वहां महिलाओं द्वारा रामलीला का आयोजन किया गया। इस आयोजन की विशेषता यह रही कि इस आयोजक से लेकर कलाकार तक हर भूमिका में महिलाओं ने भूमिका निभाई। वहीं नवरात्र के मौके पर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने मथुरा में 5 जनीय प्रेक्षक गृह में मनमोहक प्रस्तुति दी। उन्होंने दुर्गा नृत्य नाटिका के जरिए मां भगवती के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन किया। नृत्य नाटिका में देवी दुर्गा के प्रेम, स्नेह और रौद्र रूप का अनोखा संगम देखकर ब्रिजवासी भी भाव विभोर हो उठे।
आइए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जिसमें गुजरात सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के 23 वर्ष पूरे कर लिए हैं। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से लेकर अब तक की गुजरात की संकल्प से सिद्धि की इस विकास यात्रा को उजागर करने के लिए गुजरात सरकार विकास सप्ताह मना रही है। और आपको बता दें, नरेंद्र मोदी पहले 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और फिर 2014 में प्रधानमंत्री बने। विकास सप्ताह के नाम से जाने जाने वाला यह कार्यक्रम आज से 15 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में 2001 से नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा। विकास सप्ताह के दौरान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साबरमती रिवर फ्रंट, सूरत डायमंड बोर्ड्स और द्वारका सुदर्शन ब्रिज सहित राज्य भर के 23 प्रतिष्ठित स्थानों पर गुजरात के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए विकास पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। सप्ताह के दौरान कई गतिविधियों की योजना बनाई गई है। इनमें स्कूलों और कॉलेजों में विकास थीम वाले निबंध प्रतियोगिताएं, स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और साथ ही दीवारों पर पेंटिंग के साथ प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सौंदर्यीकरण शामिल है। वहीं नागरिकों को #विकास सप्ताह का उपयोग कर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के शासन के अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। समारोह के दौरान गुजरात सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी प्रतिबद्धता जताई है। विकास सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विषय को समर्पित होगा। इनमें युवा सशक्तिकरण दिवस, सुशासन दिवस, उद्यमिता दिवस और पोषण और स्वास्थ्य दिवस शामिल हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई और महाराष्ट्र सरकार के बीच उत्तर मुंबई में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक समझौता हुआ है। दोनों पक्षों ने एमओयू पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। 2 दशकों से अधिक समय से अटके इस परियोजना को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया महायुति सरकार की पहल से अब गति मिली है। समझौते के दौरान एक समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस मौके पर कहा कि इस कॉम्प्लेक्स से न सिर्फ खेल क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ओलंपिक में उत्तर मुंबई के खिलाड़ियों के सपनों को नई उड़ान भरने का भी अवसर मिलेगा। भारत की महान गायिका बेगम अख्तर का जन्म आज ही के दिन 7 अक्टूबर 1914 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था। पहले उनका नाम अख्तरी बाई फैजाबादी था। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बेगम अख्तर रख लिया। वह गजल, ठुमरी, दादरा, ख्याल गाती थीं। आइए आज पद्मश्री, पद्म भूषण सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित होने वाली इस मलिकाए गजल को याद करते हैं। देखिए हमारी संवाददाता साइमा खान की एक खास रिपोर्ट। जब भी गजल गायकी की बात होगी तो बेगम अख्तर का नाम जरूर लिया जाएगा। गजल को दरबारी गायकी से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाने का सेहरा बेगम अख्तर को जाता है। उनकी गायकी का ये आलम था कि उन्हें गजल की मलिका कहा जाता था। मशहूर शायर कैफी आजमी ने उनकी गायकी की तारीफ करते हुए कहा था कि गजल के 2 मायने हैं, पहली गजल और दूसरी बेगम अख्तर। बेगम अख्तर ने मोमिन खां मोमिन, मिर्जा गालिब, शकील बदायूनी, मीर तकी मीर जैसे बड़े शायरों के कलाम को अपनी आवाज में ढाला। बेगम अख्तर का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को उत्तर प्रदेश के शहर फैजाबाद में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका असल नाम अख्तरी बाई था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने उस्ताद ईमान खान और अता मोहम्मद खान से हासिल की। वहीं अब्दुल वहीद खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा। बेगम अख्तर ने गायकी के साथ ही अदाकारी के जौहर भी दिखाए। जहां 30 के दशक में वो पारसी थिएटर से जुड़ी और 15 साल की उम्र में अख्तरी बाई के नाम से थिएटर की दुनिया में छा गईं। वहीं निर्माता महबूब खान उनके फन से काफी प्रभावित हुए, जिसके बाद उन्होंने 1942 में अपनी फिल्म रोटी में उनसे अभिनय कराया और उनसे गीत भी गवाए। कुछ दिनों के बाद बेगम अख्तर को मुंबई की चकाचौंध कुछ अजीब लगने लगी और वो वापस लखनऊ चली गईं और लखनऊ के एक बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से शादी कर ली, जिन्हें बेगम अख्तर का यूं संगीत कार्यक्रमों में गाना पसंद नहीं था। शादी के बाद पति की इजाजत न मिलने पर उन्होंने गायकी से मुंह मोड़ लिया। गायकी से बेहद प्यार करने वाली बेगम अख्तर को जब करीब 5 साल तक आवाज की दुनिया से दूर रहना पड़ा तो वह इसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और लगातार बीमार रहने लगी।
जब उनके पति ने उनकी ये हालत देखी तो बिलाखिर उन्हें संगीत कार्यक्रम करने की इजाजत दे दी। फिर क्या, बेगम अख्तर धीरे धीरे अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने में कामयाब हुई। 1958 में सत्यजीत रे द्वारा बनाई गई फिल्म जलसा घर बेगम अख्तर के करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक गायिका की भूमिका निभाई थी। 1972 में संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 30 अक्टूबर 1974 को ये महान कलाकार इस दुनिया से अलविदा कहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।